गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस शुरू कर रहे थे। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था सेल के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ ली, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस, जो सेल के बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट था, ये वाला पार्ट वो पढ़ रहे हैं अभी हम। और न्यूक्लियस को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके देखूँ तो देखो, ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब कवरिंग कैसी है इसकी? दो लेयर्स में है। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की जो भी एक्टिविटीज होती है, मतलब सेल रिस्पायर करती है, एक्सपिरेशन करती है, खाना खाती है, खाने को बाहर निकालती है, जो भी सारी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फोर लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर, क्या है यहाँ पर? विच ट्रांसफर है ना, विच ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन, या फिर भी विच एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब ये है आपका सेल, ये साइटोप्लाज्म, और ये इसके पोर है। वो मटेरियल एक्सचेंज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, तो द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस डबल लेयर कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pore which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। The nucleus contain chromosomes which are visible as a rod shape। देखो, न्यूक्लियर क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम है, जो किस तरह का दिखाई देता है हमें? रोड शेप का। कैसा? लंबा है ना, रोड शेप। रोड शेप में दिखाई दे रहा है। अब ये जब डिवाइड होने वाला होता है, ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड होते हैं और नई सेल बनाते हैं। एक सेल से दो सेल बनती है, तो ये क्रोमोसोम्स ही डिवाइड होते हैं और आगे जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होके नई जनरेशन में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपके विच आर विजिबल एज ए रोड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब वो हमें क्रोमोसोम्स किस तरह से दिखाई देते हैं? रोड शेप के। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या? कैरेक्टर का ट्रांसफर। आप आपके पेरेंट्स की तरह दिखते हो, तो उस कैरेक्टर का ट्रांसफर आप पेरेंट्स से आप में हुआ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप में कौन लाया? आपके पेरेंट्स से। कौन लाया? क्रोमोसोम्स लाए। कौन लाया है? क्रोमोसोम्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लाया तो सही इंफॉर्मेशन। कौन लाया? क्रोमोसोम्स। किस फॉर्म में लाया? डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की मैंने अंदर लाइंस बनाई है वो क्या है आपका? डीएनए है। डीएनए की फॉर्म में वो लाता है। ठीक है, कैरेक्टर को। अब क्या बोल रहा है? डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और है ना, ये किससे मिलकर बना है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। अब डीएनए मैंने जो ऐसे बनाए हैं उसके ऊपर ऐसे ब्लू कलर की डॉट्स बना रखी है इस डायग्राम के अंदर। तो ये फंक्शनल सेगमेंट है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, मतलब जो काम कर रही है एक्चुअल में कैरेक्टर को कैरी करने का। मतलब सबके, हमारे जितने भी कैरेक्टर है ना बॉडी में, उन सबके एक अलग अलग जीन है। हमारी आंखों की कलर के जीन है, हमारे हाइट के जीन है, हमारे बालों के कलर के जीन है, हमारे आवाज के जीन है, हमारी स्किन कलर के जीन है, हमारे ईयर के जीन है। सबके अलग अलग जीन है मेनली। तो डीएनए क्रोमोसोम्स, जीन के अंदर डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन लगे हुए, जो कि डीएनए की क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है। ठीक है, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज। अभी डिवाइड होने वाली सेल ऐसी दिखती है, वो हमने देख लिया। पर वो सेल जो कि डिवाइड होने वाली नहीं है, उसका जो डीएनए है वो किस तरह का दिखेगा हमें? क्रोमेटिन की तरह, मतलब धागे नुमा। एक धागों का कोई जाल है ऐसा दिखेगा हमको। ठीक है ना, क्रोमेटिन। फिर जब वो डिवाइड होने वाला होगा तो वो क्रोमेटिन किस में ऑर्गेनाइज हो जाएगा? किस में बदल जाएगा? एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है ना, ये चीजें हैं। अब न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब देखो, सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब सेल जो है वो रिप्रोड्यूस होकर क्या बना रही है, उसकी अलग अलग जनरेशन बना रही है। अब हम भी एक सेल ही है ना, लिविंग सेल। हमसे भी हम मतलब हम है जो इंसान ह्यूमंस जो होते हैं उनसे बच्चे बनते हैं। वो किसके थ्रू बनते हैं, इन डिविजन्स के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। ये सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इस डिवीजन के अंदर मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन है, न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। कौन सा रोल, सेंट्रल रोल, मतलब मेन हीरो है ये पूरे सेल डिवीजन की पिक्चर का, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। और सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनाती है। इस पूरे में हीरो का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। तो it also play a crucial part along with the environment in determining the way cell will develop and what will it exhibit it measure by direct in the chemical activity of cell. सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक बताया था ना, बैक्टीरिया है जैसे कि हमारा, उसमें न्यूक्लियर रीजन क्या है, पुअरली डिफाइंड है। पुअरली डिफाइंड है मतलब सही ढंग से बताया नहीं है उसमें न्यूक्लियस, पुअरली डिफाइंड है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है, न्यूक्लियर, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस ऐसे ही है जैसे डीएनए ने क्रोमोसोम जैसे, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, तो वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगी ना। तो बैक्टीरिया में ऐसी ही कंडीशन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर सिर्फ क्या है, डीएनए ही है, क्रोमोसोम्स ही है, मतलब ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियस, अनडिफाइंड न्यूक्लियस विच कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड। क्या कंटेन कर रहा है, विच कंटेन ओनली न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लिक विच कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। ओइड का मतलब के जैसा, न्यूक्लियस के जैसा, ठीक है। मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस which contain only nucleic acid called as न्यूक्लियोइड। ना तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ना ही पोर होंगे, ये ऐसे ही खुला होगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, दिस अनडिफाइंड, FINED, अनडिफाइंड न्यूक्लियस विच कंटेन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स हुज लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या नहीं है, कमी है, लैक मतलब कमी, ऑर्गेनिजम्स which have, sorry, which have undefined nucleus, और अनडिफाइंड न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, which have undefined nucleus, या फिर और organisms which have, या फिर organisms which lack of nuclear membrane, which lack of nuclear membrane called as prokaryote, which called prokaryotes। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल, जिसकी सेल में क्या है, अब मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिजम्स विच सेल, organisms which cells having
डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेल्स organisms with cells having nuclear membrane या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, कॉल्ड एज यूकैरियोट, कॉल्ड एज यूकैरियोट। यू का मतलब ट्रू और कैरियोट का मतलब यू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ साइटोप्लाज्मिक, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स है वो भी नहीं होते, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में और क्या चीजें बोल रखी है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। मतलब ऑर्गेनेल पढ़े थे ना हमने, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें इसमें वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म, तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बोल रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो एसोसिएट किसके साथ है, कुछ मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बट नॉट विद प्लास्टिड, प्लास्टिड के साथ एसोसिएट नहीं है क्लोरोप्लास्टिक, क्लोरोफिल इसमें। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle. प्लास्टिड के साथ नहीं, पर एनिमल में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, प्लास्टिड के साथ। एनिमल में ऐसा होता है और प्लांट्स में ये चीज है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रखी है। अब कुछ यहाँ पर जैसे प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड है, ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड बताया गया है आपका, कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं है। ये सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है। फिर आपकी ये अंदर अंदर एक और लेयर होगी, वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अंदर इस तरह के कुछ कुछ स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या होंगे, राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, तो हमारा न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, जो डीएनए की फॉर्म में इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस होता है, किसके फॉर्म में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए की फॉर्म में। और डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जीन, जो कि हर एक कैरेक्टर को कैरी करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म में हमने क्या पढ़ा था, कुछ नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म सेल का एक पार्ट है, ठीक है, जैसे हम सारे ही पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो साइटोप्लाज्म क्या था, ये पूरी अगर अपनी सेल की क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या था, सेल वॉल है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी इस तरह की वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर लेयर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये बीच वाला सारा क्या बताया था मैंने आपको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है आपका, द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा वो फूड है जो कि क्या है, किसके इनसाइड में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो भी कंटेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मा। दो चीजें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मा। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, और इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड क्या है, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, लाइक गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल्स है बड़े बड़े। तो सेल ऑर्गेनेल और क्या कंटेन कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन कर रहा है। उसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल तो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। अब हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन क्या था, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट था, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या थे, पुअरली डेवलप्ड थे प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। उसी तरफ हम अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में कैसे था, न्यूक्लियर वेल डिफाइंड नहीं था, उसकी मेम्ब्रेन नहीं थी, और उसको हम क्या नाम दे रहे थे, न्यूक्लियोइड। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या थे, वेल डेवलप्ड नहीं थे। इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल भी है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है। तो हम अब है ना, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। अब हम मेम्ब्रेन का क्या काम है वो वायरस में देख सकते हैं। वायरस के अंदर ना, ना तो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स है।
अब मेम्ब्रेन वगैरह कुछ है नहीं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो अपनी कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं कर सकता है। सेल जो है वायरस की, जो वायरस सेल जो है वो अपनी लाइफ की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन, उसके अंदर ना ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टर ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन ए लिविंग बॉडी। अब जब वायरस है ना डेड होता है, जब वो ऐसे बाहर रहता है तब वो डेड होता है, पर जब वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करेगा, किसी लिविंग बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा, तो इसकी जो भी है ना लिविंग सेल्स हैं, उसे यूज करके वो अपने फंक्शन को आगे बढ़ाएगा और लिविंग हो जाएगा। मतलब वायरस लिविंग बॉडी में जाते ही क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन and hence do not show character of life until they enter in a living body and use its cell machinery to multiply। मतलब ये बॉडी की सेल मशीनरी को यूज करके वायरस क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। ठीक है, और इस तरह से हमारी बॉडी में क्या क्रिएट करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये है साइटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्मा का पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमको पढ़ना नहीं है, हमें डायरेक्ट पढ़ने हैं अब साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट और कुछ मेम्ब्रेनलेस भी है जैसे कि राइबोसोम वगैरह। तो ये सब हम एक एक करके कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज आपने जितना भी पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज कर लेना, अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में नोट कर लेना। कल से हम सेल ऑर्गेनिल शुरू करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू।